अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद सुहेल आसिफ इकबाल खान खोखर। अवाम की जेबों पर डाका मारने की प्लानिंग कर ली गई है। तफसील में जाने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले व्लॉग आप तक बर वक्त पहुँचते रहें। नाज़रीन, 70 सालों की तरह एक बार फिर अवाम के जेबों पर डाका डालने की मुकम्मल प्लानिंग कर ली गई है। कैसे, ये भी आपको बताएंगे कुछ देर में। इससे पहले आज चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जस्टिस यहिया अफरीदी ने फुल कोर्ट रेफरेंस किया। फुल कोर्ट रेफरेंस में, जैसा मैं अपने पिछले व्लॉग में बता चुका हूं कि जब यहिया अफरीदी साहब ने एज ए चीफ जस्टिस पाकिस्तान हलफ उठाया तो उनकी हलफ बर्दारी की तकरीब में अक्सरियती जजों में से 2 जजेस ने शिरकत की, जस्टिस अतर मिनल्लाह साहब ने और जस्टिस आयशा मलिक साहबा ने। और इससे पहले अक्सरियती जजेस में से 3 जजेस पहले ही, जब जस्टिस काजी फायज ईसा की याद में रेफरेंस किया गया था और उनको डिनर दिया गया था, तो बाकी 3 जजेस उसमें पहले ही शामिल हो चुके थे। तो आज जब यहिया अफरीदी साहब ने फुल कोर्ट रेफरेंस किया तो उसमें तमाम जजेस ने शिरकत की। तमाम जजेस में जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, जो उम्रा की अदायगी के सिलसिले में मक्का मुकरमा में हैं, उन्होंने बजरिया वीडियो लिंक्स इसमें शिरकत की। यहाँ काबिल जिक्र बात यह है कि अक्सरियती जजेस जिनकी क़यादत जस्टिस मंसूर कर रहे थे और जस्टिस मुनीब, इनकी जस्टिस यहिया अफरीदी के बुलाए गए फुल कोर्ट में इनकी शिरकत ने तमाम पिछले सवालात जो जन्म ले रहे थे उनका खात्मा कर दिया है कि तमाम सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने, जिस तरह अंदाज़ा किया जा रहा था कि शायद जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब, जो जस्टिस यहिया अफरीदी के चीफ जस्टिस बनने से सबसे ज़्यादा मुतासिर हुए हैं, वो शायद इस फैसले को कबूल नहीं करेंगे। लेकिन उन्होंने इस फैसले को कबूल करके एक गुड गेस्चर का सबूत दिया है। नाज़रीन, जस्टिस यहिया अफरीदी के चीफ जस्टिस बनने के बाद एक अजीबोगरीब बहस शुरू हो गई थी। एक अननेचुरल किस्म का प्रेशर साइन जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब दोनों के ऊपर आ गया था कि इन दोनों को सुपरसीड करके सीनियरिटी लिस्ट में 30 नंबर के जस्टिस को चीफ जस्टिस बनाया गया था। तो एक प्रेशर बिल्ड हो रहा था कि इन दोनों को चूंकि चीफ जस्टिस नहीं बनाया गया तो ये दोनों क्या रिजाइन करेंगे या इन दोनों को रिजाइन कर देना चाहिए। मेरे ज़ाती ख्याल में ये मंतक ही बड़ी अजीब थी, क्योंकि पहले भी सुप्रीम कोर्ट में अक्सर ऐसा होता आया है कि जूनियर जो जस्टिस होते थे वो चीफ जस्टिस बन जाया करते थे। ये तो जस्टिस इफ्तिखार ने आके एक फैसले की एक रोलिंग दी जिसके मुताबिक सीनियर मोस्ट जो था वो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनता था। अभी हालिया पिछले दिनों में लाहौर हाई कोर्ट में भी सीनियरिटी लिस्ट में जूनियर मोस्ट जो थी ऑनरेबल जस्टिस, उनको चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट लगाया गया। तो उनसे जो सीनियर जस्टिस थे वो हाई कोर्ट में काम कर रहे हैं। तो जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब अख्तर के ऊपर जो प्रेशर आ रहा था उसके लिए फौज का रेफरेंस दिया जा रहा था कि फौज में जब किसी जूनियर को आर्मी चीफ बना दिया जाता है या सुपरसीड कर दिया जाता है तो सीनियर आदमी रिजाइन कर जाते हैं।
आर्मी का और बाकी इदारों का सिस्टम और है। वहां पे आर्मी में यस सर और अपने सीनियर को सल्यूट करने का एक कानून मौजूद है, जबकि किसी और इदारे में, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, और इसी तरह से ब्यूरोक्रेसी में भी मिसालें मौजूद होती हैं कि कभी कोई किसी इदारे का सेक्रेटरी बन जाता है, सूबों का चीफ सेक्रेटरी बन जाता है, और जूनियर जो होते हैं वो बन जाते हैं और सीनियर रह जाते हैं, लेकिन कभी किसी की तरफ से रिजाइन नहीं आया। तो आर्मी में चूंकि जूनियर ने सीनियर को सल्यूट करना होता है, और जब जूनियर सीनियर को सुपरसीड करके उससे ऊपर चला जाता है, तो जो सीनियर पहले रहा होता है वो अपने से जूनियर को सल्यूट नहीं कर सकता। इसलिए दुनिया भर की आर्मीज में यही प्रैक्टिस चलती है कि सीनियर जो प्रमोशन नहीं ले पाता वो रिजाइन कर जाता है। बहरहाल तमाम क्या सराइयां दम तोड़ गई। सुप्रीम कोर्ट में एक अच्छी रवायत का जो आगाज हो रहा है उसको एप्रिशिएट किया जाना चाहिए, जिसका आगाज जस्टिस यहिया अफरीदी ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी को फॉर्म करके किया था कि उसने अपने से जो दो सीनियर मोस्ट जस्टिस थे उसको प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का हिस्सा बना के एक पैगाम दिया था, जिसे तमाम जजेस जो मुखालफाना राय भी रखते थे उन्होंने कबूल किया। वैसे अदलिया में ग्रुपिंग होनी नहीं चाहिए। चले, बहरहाल इसका खात्मा हो रहा है, इसको एप्रिशिएट करना चाहिए, इसको खुशाइन करार देना चाहिए। नाजरीन, अब आते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ कि 70 सालों की तरह एक बार फिर आवाम की जेबों पर डाका डालने का प्लान मुकम्मल कर लिया गया। 70 सालों से जो चीनी की पाकिस्तान में पॉलिसी है, जो गैर मुनसिफाना मैं समझता हूं, वो है कि इस साल भी शुगर मिल एसोसिएशन वालों ने, जबकि गन्ने की फसल के कटने का वक्त आ चुका है, क्रशिंग सीजन का आगाज होने वाला है, तो शुगर मिल्स एसोसिएशन ने हुकूमत पाकिस्तान को ब्लैकमेल करना शुरू किया कि हमारे पास चीनी के वाफर ज़खायर मौजूद हैं, लिहाजा चीनी को एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दी जाए। हुकूमत इजाज़त नहीं दे रही थी, तो शुगर मिल्स वालों ने ब्लैकमेल किया कि अगर उन्हें इजाज़त नहीं दी गई तो जो गन्ने की फसल तैयार है वो क्रशिंग सीजन का आगाज नहीं करेंगे, जिससे किसानों के अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट डूब जाने का खदशा पैदा हो रहा था। तो बेअमरे मजबूरी हुकूमत ने शुगर मिल एसोसिएशन की इस ब्लैकमेलिंग से मजबूर होकर इजाजत दे दी, और हर साल की तरह शुगर मिल एसोसिएशन वालों से यकीन दहानी ली कि वो चीनी की कीमतों को बढ़ने नहीं देंगे। नाज़रीन, ये 1972 से रेगुलर चलता चला आ रहा है। आप 1972 के अखबार उठा के देख लें, उस वक्त भी आपको इसी तरह की खबरें मिलेंगी। और जनरल अयूब की हुकूमत भी चीनी के बहरान की वजह से ही खत्म हो गई थी। तो इसका एक खुसूसी हल निकालना पड़ेगा। अभी क्या पोजीशन है, अभी क्या प्रैक्टिस है? अभी प्रैक्टिस ये है कि चीनी शुगर मिल वाले पैदा करते हैं, इसको कंट्रोल रखा गया है। चीनी इंपोर्ट करनी हो या एक्सपोर्ट करनी हो, इसके लिए हुकूमत पाकिस्तान की इजाजत जरूरी होती है। मैं समझता हूं कि हर साल, अभी सबसे पहले तो इस पे आते हैं ना कि शुगर मिल एसोसिएशन वालों ने ब्लैकमेलिंग और अवाम की जेबों के ऊपर डाका क्या डालने का प्रोग्राम बनाया। पाकिस्तान में चीनी जो प्रोड्यूस होती है, यहां पे चीनी पैदा करने की लागत खित्ते के बाकी ममालिक से ज्यादा है।
जब चीनी मुल्क के अंदर ज्यादा होगी और क्रशिंग सीजन का आगाज होगा तो शुगर मिल वाले कहते हैं जी कि हमारे पास तो चीनी पहले ज्यादा पड़ी हुई है, तो हम मजीद चीनी पैदा करके अपने गोदामों में स्टॉक नहीं कर सकते, लिहाजा जो हमारे पास पहले चीनी है उसको एक्सपोर्ट करने की इजाजत दी जाए। जब एक्सपोर्ट की जाती है तो चूंकि पाकिस्तान में महंगी होती है, बाहर के ममालिक में उसकी कीमत कम मिलती है, तो सबसे पहले इसको जब एक्सपोर्ट किया जाता है तो हुकूमत पाकिस्तान से एक्सपोर्ट में बाहर के ममालिक का और पाकिस्तान में जो चीनी पैदा हुई होती है उसका फर्क वसूल किया जाता है। और जब चीनी एक्सपोर्ट की तरफ चली जाती है तो एक मसनूई किस्म का बहरान पैदा कर दिया जाता है। जब चीनी मुल्क के अंदर कम हो जाती है तो यहां पे तलब और रसद का फर्क आ जाता है, तो यहां पे चीनी की कीमतें बढ़ जाती हैं, जो दोनों सूरतों में अवाम को महंगी चीनी मिलती है तो वो भी अवाम की जेबों से पैसे निकल रहे होते हैं, और अगर हुकूमत सब्सिडी दे रही होती है तो वो भी अवाम के दिए हुए टैक्सों के पैसों से दे रही होती है। तो होता ये है कि इमरान खान साहब के दौर में भी एक बहुत बड़ा बहरान आया था जिसमें पता चला था या क्यास था कि बहुत सारी मिल्स ने चीनी एक्सपोर्ट नहीं की, किताबों में चीनी एक्सपोर्ट कर दी और वही चीनी दोबारा से यहां महंगे दामों बेच के, तो दोनों हाथों से हुकूमत, एक हाथ से हुकूमत को लूट रहे थे, दूसरे हाथ से पाकिस्तानी अवाम को लूट रहे थे। यहां पे हम मुतालबा कर सकते हैं, पाकिस्तानी अवाम मुतालबा कर सकती है कि चीनी की तिजारत को आजाद कर दिया जाए और चीनी शुगर मिल्स एसोसिएशंस की ब्लैक मेलिंग का खात्मा करने की दूसरी कोई तदबीर नजर नहीं आती। जिस तरह आम चीजें, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स हों या कोई और आइटम्स हों, वो आसानी के साथ जो बंदा इंपोर्ट कर सकता है वो इंपोर्ट कर लेता है, तो वहां पे कीमतों में एक एतदाल रहता है। तो चीनी चूंकि बाहर के ममालिक में सस्ती है तो आम जनरल इंपोर्टर्स को, कमर्शियल इंपोर्टर्स को इसकी अगर इजाजत दे दी जाए कि हर बंदा जो चीनी मंगवाता है और चीनी की कीमत मार्केट के मुताबिक मुकर्रर कर दी जाए, तो चीनी मिल्स वालों की जो ब्लैक मेलिंग है इसका खात्मा हो सकेगा। इससे कहा यह जाता है कि अगर ऐसा किया गया तो बहुत सारी शुगर मिल्स उनके बंद हो जाने का खतरा होगा और मुलाजमीन बेरोजगार हो जाएंगे, और किसान जो गन्ना लगाते हैं उनका गन्ना उतनी बड़ी मिकदार में फरोख्त नहीं हो सकेगा, उनकी भी फसलें ज़ाया हो जाने का अंदेशा है। यहां पे बात यह है कि जब इंडस्ट्रीज लगती हैं तो वो ऐसे सेक्टर्स की लगनी चाहिए जहां से प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा लिया जा सके। गन्ना और कपास ये समझ लें कि तकरीबन मिलती जुलती आबो हवा और मिलती जुलती जमीनों के ऊपर ये दोनों फसलें काश्त होती हैं, कि अगर कहीं गन्ना कम काश्त होगा तो उसकी जगह पे अगर कपास को बेहतर बीज इस्तेमाल करके, बेहतर अद्वियात इस्तेमाल, क्योंकि कपास की काश्त में उसको कीड़ा लगने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन उसके लिए अगर अच्छी कीड़े मार अद्वियात का इस्तेमाल करके उसकी फसल को बचाया जा सके, तो कॉटन एक ऐसी इंडस्ट्री है जिससे अगर हम खाली कॉटन को एक्सपोर्ट करें तो उससे एक अच्छा खासा ज़र मुबादला आता है, जो कहीं ज्यादा होगा। जो चीनी अगर 80-82 के करीब शुगर मिल्स हैं, अगर वो 80-82 शुगर मिलें बंद भी कर दी जाए तो जो चीनी इंपोर्ट होगी उसका बिल इतना नहीं बनेगा, इंपोर्ट बिल इतना नहीं बनेगा जितना एक्सपोर्ट बिल कॉटन, सिर्फ अगर कॉटन को ही एक्सपोर्ट करके हासिल किया जा सकता है। लेकिन कॉटन के साथ साथ मजीद जो इंडस्ट्रीज लग सकती हैं उसमें धागा बनाने की इंडस्ट्री है, कपड़ा बनाने की इंडस्ट्रीज है, इस तरह से बाकी सारे मामलात हैं। अगर इसको कॉटन को
धागा बना के अगर आप एक्सपोर्ट की तरफ लेके जाते हैं तो मजीद प्रॉफिट बनेगा, एक्सपोर्ट का बिल और ज्यादा बेहतर हो जाएगा। अगर उसको रॉ कपड़ा बना के आप बाहर की तरफ एक्सपोर्ट करते हैं तो फिर मजीद उसमें एक्सपोर्ट बिल में इजाफा हो जाएगा। और अगर उसे फिनिश कपड़ों में लेके चले जाते हैं तो फिर मजीद उसमें इजाफा हो जाएगा। अगर उस कपड़े को आप फैब्रिक्स में लेके चले जाते हैं, तैयार मलबूसात की शक्ल में ले जाते हैं, तो फिर और ज्यादा प्रॉफिट इसमें आ जाएगा, और ज्यादा प्रॉफिट, और ज्यादा एक्सपोर्ट, और ज्यादा एक्सपोर्ट बिल में इजाफा। अगर इस चीज को देखा जाए तो 80-82 अगर शुगर मिल्स बंद हो जाती हैं और 80-82 की जगह पे आप 100% चीनी इंपोर्ट की तरफ चले जाते हैं, और उन्हीं जगहों के ऊपर अगर कॉटन लगती है तो कॉटन अलहदा, कॉटन के ऊपर धागा अलहदा, धागे के ऊपर रॉ कपड़ा अलहदा, रॉ कपड़े के ऊपर फिनिश कपड़ा अलहदा, फिनिश कपड़े के साथ मलबूसात, गारमेंट्स, इन सब को अगर जमा करें तो 82 की जगह पे 1082 इंडस्ट्रीज मजीद लग सकती हैं। तो पाकिस्तान को शुगर मिल्स को की ब्लैक मेलिंग को खत्म करके अगर आप कॉटन इंडस्ट्रीज को फरोग देंगे तो ना हुकूमत पाकिस्तान को हर साल ब्लैक मेल होना पड़ेगा, और अवाम के टैक्सों का ही दिया हुआ पैसा सब्सिडी की मद में नहीं जाएगा, जो सिर्फ शुगर मिल्स वाले अमीर तरीन अफराद ले जाते हैं। और उसके साथ ही वो दूसरे हाथ से जब अवाम की जेबों पे चीनी महंगी करके डाका डाल रहे होते हैं, उससे अवाम भी बच सकेंगे। यहां काबिल जिक्र बात यह है कि जो कीमत शुगर मिल एसोसिएशन वाले अपनी ब्लैक मिलिंग से बढ़ाते हैं, शॉर्टफॉल पैदा करके बढ़ाते हैं, वो अगले साल क्रशिंग सीजन के बाद जब दोबारा से चीनी वाफर मिकदार में मुल्क में अवेलेबल होती है, लेकिन वो कीमत वापस नहीं आती। सोचें, अवाम भी सोचे, अरबाब इख्तियार भी इस पे सोचें। अब तक के लिए इतना ही। अगले व्लॉग में आपसे दोबारा एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। मेरा व्लॉग पसंद आए तो इसको लाइक करें, इसको शेयर करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना चाहें तो कमेंट भी करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।